गुलिन-बेयर सिंड्रोम। गुलिन-बेयर सिंड्रोम क्या होता है? It is a rare disorder in which body's immune system attacks the nerves and causes weakness and tingling in extremities, which are first symptom. गुलिन-बेयर सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर टाइप की डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही बॉडी के नर्व्स को अटैक करने लगता है और इसके कारण बॉडी में वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देती है। कहाँ पर? तो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ पर, हमारे हाथों और पैरों पर, और यही फर्स्ट सिम्टम होता है गुलिन-बेयर सिंड्रोम का। तो इट इज़ अ रैपिड ऑनसेट मसल वीकनेस कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम डैमेजिंग द पीएनएस। हमारे बॉडी में अचानक से रैपिडली जब मसल वीकनेस दिखाई देने लगे हमारे पीएनएस के डैमेज होने के कारण, तो वही होता है गुलिन-बेयर सिंड्रोम। The initial symptoms are typically changes in sensation or pain with muscle weakness. Initial symptoms में पेशेंट के अंदर सेंसेशन में चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, उस पर्सन को पेन हो सकता है, साथ ही साथ मसल वीकनेस भी रहता है। तो ये सब थे ये तीनों चीज़ें इनिशियल सिम्टम्स में आते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं गुलिन-बेयर सिंड्रोम के? तो पहला हो सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण अगर वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही नर्व्स और सेल्स को डैमेज करने लगेगा, अटैक करने लगेगा। तो कॉजेज़ में रेस्पिरेशन इन्फेक्शन आएगा, एब्डोमिनल फ्लू आ सकता है जिसमें कि डायरिया वगैरह होने के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें कि कैम्पाइलोबैक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है जो कि गुलिन-बेयर सिंड्रोम कराता है। अदर इन्फेक्शंस में हो सकता है जैसे इन्फ्लुएंजा, साइटोमेगालोवायरस, हर्प्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, HIV और एड्स। तो ये सारे ही जितने इन्फेक्शंस हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं और इसी के कारण गुलिन-बेयर सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कॉजेस में था। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या है कि टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन होगा इन फिंगर्स एंड टोज। पेशेंट को टिंगलिंग मतलब झुंझुनाहट से ऐसे कुछ फीलिंग होगी, प्रिकलिंग सेंसेशन होगा मतलब कुछ चुभने जैसा सेंसेशन होगा हाथों और पैरों में। तो ये साइन सिम्टम होता है गुलिन-बेयर का। मसल वीकनेस लेग्स में शुरू होगा, दैट ट्रैवल टू अपर बॉडी एंड गेट वर्स ओवर टाइम। जो मसल वीकनेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुका है, नॉर्सेट वगैरह में भी पूछ चुका है कि जो गुलिन-बेयर सिंड्रोम होता है उसमें देखिए जैसे कि ये पर्सन है, इस पर्सन को अगर गुलिन-बेयर सिंड्रोम है तो इसको सबसे पहले क्या होगा कि इसको लेग्स से वीकनेस स्टार्ट होगी और ये वीकनेस बढ़ते बढ़ते अपर बॉडी में जाने लगेगा। अपर बॉडी में जाने के साथ अगर ये वीकनेस क्या हुआ, अगर हमारे डायफ्राम तक या फिर हमारे लंग्स तक पहुंच गया तो हमको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी और ये एक सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि गुलिन-बेयर सिंड्रोम सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे लेग्स से स्टार्ट होता है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, वो पर्सन चल नहीं पाएगा। डिफ़िकल्टी इन मूविंग आइज, फेस, टॉकिंग, च्यूइंग और स्वेलोइंग, इन सब में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मसल वीकनेस हो रहा है। सीवियर लोअर बैक पेन होने लगेगा पेशेंट को क्योंकि ये लोअर बैक तक भी जाएगा ये वीकनेस। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, जैसे कि मसल वीक हो रही है तो ब्लैडर पे भी अपना कंट्रोल खोता जाएगा। फर्स्ट हार्ट रेट, डिस्निया, पैरालिसिस, लो और हाई बीपी, ये सारे ही साइन सिम्टम होते हैं गुलिन-बेयर सिंड्रोम की। डायग्नोसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं तो CSF का एग्ज़ाम कर सकते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करके हम पता कर सकते हैं कि PNS जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किस हद तक डैमेज हुआ है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, नर्व कंडक्शन टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे तो प्लाज्माफोरेसिस कर सकते हैं। प्लाज्माफोरेसिस होता है इट इज़ यूज टू रिमूव द एंटीबॉडीज दैट नॉर्मली अटैक हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस एंड अटैक द नर्व्स। जो प्लाज्माफोरेसिस होता है इसके अंदर जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारे अंदर जो हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं उनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनती है, अगर वही एंटीबॉडीज़ हमारे ही बॉडी के नर्व सेल्स को अटैक करने लगे फॉरेन बॉडी समझ के, तो ऐसे एंटीबॉडीज़ को निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोसीजर करते हैं, प्लाज्माफोरेसिस करते हैं।
IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया जा सकता है इस पेशेंट को, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है, पेन मैनेजमेंट किया जा सकता है क्योंकि इस पेशेंट को पेन हो रहा है और ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वेंटिलेटर, साइक्लोफॉस्फेमाइड, प्रेडनिसोन ये मेडिसिन भी दिया जाएगा गुलेनबेयर वाले को। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि हमने बताया कि ये अगर रेस्पिरेटरी पाथवे तक पहुंच गया मसल वीकनेस तो वो सीवियर कंडीशन हो सकती है, इसीलिए पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मसल, रेसिडुअल नंबनेस हो सकता है, हार्ट एंड बीपी प्रॉब्लम हो सकती है। रेसिडुअल नंबनेस मतलब पेशेंट को हाथ और पैर में झुंझुनाहट बनी ही रहेगी, वो मतलब ठीक भी नहीं हो पाएगा, ऐसा चलने फिरने से भी नहीं, हाथ वगैरह हिलाने से भी नहीं, वो नंबनेस दूर नहीं होगा, तो उसको हम लोग रेसिडुअल नंबनेस कहेंगे। हार्ट और बीपी प्रॉब्लम में कार्डिक अरिथमियाज वगैरह भी हो सकते हैं। बॉवल ब्लैडर फंक्शन प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि मसल वीक हो रही है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है। प्रेशर सोर्स वगैरह बन सकते हैं क्योंकि पेशेंट हाथों पैरों में झुंझुनाहट के कारण वो हिल डुल नहीं पाएगा, इतना चल फिर नहीं पाएगा, तो इसके कारण पड़े पड़े उसमें प्रेशर सोर्स भी दिखाई दे सकते हैं, रिलैप्सिस वगैरह आ सकते हैं। यही गुलेनबेयर जो सिंड्रोम है वो दोबारा से कंडीशन हो सकती है, दोबारा से बीमारी हो सकती है। तो ये सब था गुलेनबेयर सिंड्रोम के बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना लिखना बहुत ही काफ़ी है। आप चाहे तो इसका एक्सप्लेन भी कर सकते हो, साइन और सिम्टम में अपने से भी कुछ जोड़ सकते हो, डायग्नोसिस इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सब था गुलेनबेयर सिंड्रोम के बारे में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।